चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उदयपुर के उप वन संरक्षक मुकेश सैनी जी। मुकेश जी, आपका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, बहुत सारे इश्यूज उदयपुर में आते हैं। इन दिनों क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको सामना करना पड़ रहा है? अभी जो वर्तमान में मुख्य रूप से जो इशू आ रहा है वो आपको पता है, पेपर वगैरह में भी आप देख रहे हैं। जावर माइंस एरिया के अंदर एक लेपर्ड ने कुछ लोगों को डेथ की है या महिलाओं को मारा है। तो वो एक बिग इशू है अभी हमारे लिए, डिपार्टमेंट के लिए। चूँकि उससे पूर्व भी इसने केवड़ा के अंदर भी 2 लड़कियों की डेथ की थी। लेपर्ड अलग हो सकता है वो, लेकिन एरियल वहाँ से यहाँ का एरियल डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर है। तो इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए विभाग ने एक पूरा ऑपरेशन अभी वहाँ चलाया हुआ है। लास्ट मंथ में मुख्य रूप से जो है ये 2 ग्राम पंचायतें हैं, सिंगटवाड़ा और नेवा तलाई। इन क्षेत्रों के अंदर ही इसकी घटनाएं हुई हैं। 4 घटनाएं इसने की हैं, उसमें से 2 महिलाओं की डेथ हुई है और 2 को हम लोगों ने किसी कारण से बचा लिया। वर्तमान में वहाँ पर उदयपुर डिवीज़न के अलावा चित्तौड़गढ़ डिवीज़न, राजसमंद डिवीज़न, उदयपुर वाइल्ड लाइफ डिवीज़न की टीमें वहाँ लगी हुई हैं। हम लोगों ने उस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जो टेक्निक्स हैं उसमें मुख्य रूप से ट्रैप केस लगा रखे हैं। वो ट्रैप केस जो हैं लगभग अभी 8 केस वहाँ लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ ट्रैंकुलाइजिंग टीमें हैं, जिसमें उदयपुर वाइल्ड लाइफ की 2 टीमें हैं, चित्तौड़गढ़ वाइल्ड लाइफ की 2 टीमें हैं और एक डॉक्टर अरविंद माथुर हैं, वो जयपुर में से आए थे। अभी 3 दिन उन्होंने भी स्टे किया था, जिनको आज की डेट में स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर ट्रैंकुलाइजिंग करने का या लेपर्ड ट्रैंकुलाइजिंग करने का अनुभव था। उन्होंने भी 3 दिन यहाँ विजिट करके सारा ऑपरेशन को देखा था। जिस क्षेत्र में इस समय लेपर्ड का विचरण है या लेपर्ड जो अपने एक्टिविटीज़ को कर रहा है वो काफ़ी टिपिकल है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के साथ साथ अभी थोड़ी बहुत बारिश होने से काफ़ी ग्रीनरी हो गई है, उसकी वजह से विजिबिलिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गई और एरिया भी वो काफ़ी बड़ा है। आप सभी देखते हैं कि उदयपुर के अंदर जो हमारा लोगों का रहने का सिस्टम है, स्पेशली ट्राइबल्स का, वो बड़े छितरे छोटे छोटे पहाड़ी के उसमें अपना घर बना कर रहते हैं। इस कारण से भी एक हमारे को काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है। ऐसा नहीं है कि टाइगर लेपर्ड जो है वो एक गांव के पास बिल्कुल आ रहा है। वो ज़्यादातर उसने जो अटैक किए हैं वो सारे के सारे अटैक छोटे छोटे मगरों पे जो लोगों ने मकान बना रखे हैं उस पे किए हैं। तो इसलिए हमारा क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया। उसके लिए थोड़ा सा और प्रयास किया कि लेपर्ड को कैसे तैसे ट्रेस किया जाए ताकि उसको ट्रैंकुलाइज कर सकें। तो उसके लिए पहले हमने 5 ट्रैप कैमरा लगाए थे, फिर उसके बाद उनको बढ़ाते बढ़ाते अभी 20 ट्रैप कैमरा लगा रखे हैं ताकि पूरे क्षेत्र को कवर किया जा सके। और वो 24 आवर इवनिंग में कैमरा लगाते हैं, मॉर्निंग में उसको देखते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है तो डे टाइम में भी उनको लगाया जाता है। हाल ही में कमिश्नर साहब ने, कलेक्टर साहब ने, इन सब ने भी इस घटना के बाद कहा कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो कमिश्नर साहब ने अभी मीटिंग ली थी सभी लोगों की, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे। तो उसमें कुछ उनकी तरफ से भी सुझाव आए थे, तो उसके तहत हमने उनको पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के 2 ड्रोन कैमरा और हैं। वो उनकी ऑपरेटिंग टीम वहाँ जा कर के मॉर्निंग में जाती है और जिस जिस क्षेत्र में लेपर्ड की कहीं से इन्फॉर्मेशन लोगों से आती है तो वो हम ड्रोन कैमराज लगा करके उससे भी उसको सर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि एक कोई भी घटना होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए विभाग के स्तर पर वहाँ जो दोनों ग्राम पंचायतें हैं, दोनों ग्राम पंचायतों में एसडीएम की उपस्थिति एवं थानेदार जो हैं वहाँ के लोकल, उनकी उपस्थिति में ग्रामीणों से मैं स्वयं जाकर के मीटिंग करके आया हूँ और हमारे सहायक वन संरक्षक का भी हेडक्वार्टर वहीं पे किया हुआ है। तो प्रयास सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से काफ़ी किए जा रहे हैं। मुकेश जी, काफ़ी बातें लेपर्ड को लेकर हुई। बताएं कि ये लेपर्ड दरअसल हमारे यहाँ पर खूब सारे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिससे कुछ, शायद हज़ारों में एक लेपर्ड जो है वो मैन ईटर हो जाता है या आदमियों पर या इंसानों पर या औरतों पर या बच्चों पर हमला कर देता है? ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। अप्रैल महीने के अंदर केवड़ा की नाल के में जो गांव है केवड़ा, उसमें एक लेपर्ड ने 2 दिनों में 2 हमले किए थे, जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई थी और एक आदमी था जिसको घायल किया था। हमने उस क्षेत्र में केस लगाए और लकीली चौथे दिन उस केस 2 केस लगाए थे, दोनों केस में लेपर्ड आया था।
पहले वाले केस में जो कि वो लड़की के घर के एकदम पास था, उसमें केस लगाया तो वहाँ पर वो लेपर्ड रात को आ गया था। लोगों ने काफ़ी एजिटेशन किया कि साहब इसको तो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे पूरा स्टाफ प्लस पुलिस वाले लोग भी जो है पूरे रात उनसे मशक्क़त करके और 5:30-6 बजे के आसपास उस लेपर्ड को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए किया। उसी दौरान जब दूसरे केस में जाके देखा तो वहाँ पर भी एक लेपर्ड उसके अंदर ट्रैप किया हुआ था। जो आपने प्रश्न किया कि कोई एनिमल या कोई लेपर्ड मैन ईटर किन किन कारणों से हो सकता है, तो उसके कारण बेसिकली तो अगर वो अपने फिजिकली कुछ हैंडीकैप्ड हो जाता है तो ये संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सेकंड ये है कि अगर उसको प्रे बेस नहीं मिलता है या उसको खाने को नहीं मिलता है तो वो गांव के आसपास बकरियों के लिए, कुत्तों के लिए या किसी और एनिमल के लिए आता रहता है, और वहाँ अगर गलती से कोई महिला या बच्चे जो हैं वो झुक कर के कुछ चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं या खेल रहे हैं या लेटे हुए हैं तो वो भी उनको जानवर समझ करके एक बार पकड़ लेता है। तो मुख्य रूप से 2 सिचुएशन सबसे ज़्यादा रहती हैं कि या तो उसकी फिजिकली उसका हैंडीकैप्ड होना या फिर उसका भोजन की तलाश में आना और आकर के किसी आदमी को उस सिचुएशन में पकड़ लेना। कि जी ये जो आपने 2 ट्रैप में लेपर्ड पकड़े थे केवड़ा के आसपास, इनमें क्या इस तरह की परेशानी थी या ये सामान्य थे? हाँ, ये दोनों जो लेपर्ड थे दोनों के कैनाइंस टूटे हुए थे। तो कैनाइंस का मतलब उसके दांत जो जहाँ से वो काटता है, तो वो जो दोनों कैनाइंस टूटने का मतलब ये है कि अब वो शिकार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में वो इजी प्रे को लेगा और ह्यूमन या बच्चे या महिलाएं जो हैं वो देखा जाए तो उनके लिए इजी प्रे हैं। तो इस कारण से अब ये लगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा लेपर्ड मैन ईटर हो सकता है। हमने दोनों लेपर्ड्स को ही बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा था, एक को कोटा में और एक को उदयपुर में। कारण ये था कि अगर उसको वापस रिलीज़ करते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ और घटनाएं कर सकता है तो परेशानी होगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही, जो अभी हम जावर माइंस वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पर वापस लेपर्ड ने अटैक किया है और ये चारों अटैक जो हैं वो इस तरह के हैं जो ये प्रूव करते हैं या ये दिखाते हैं कि वो एनिमल ह्यूमंस को खाने लगा है। 2 महिलाएं, जो दोनों की दोनों महिलाएं रात को अपने घर पे सो रही थी, दोनों को उस तरह से पकड़ा। एक छोटी बच्ची जो कि अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ घर के पास ही खेल रही थी, वहाँ शाम को उसको पकड़ा। और तीसरी लेडीज़ को भी वो पास में कहीं लेटी हुई थी, वहाँ से पकड़ा था उसको। तो वो जो ये दोनों तीनों चारों घटनाएं जो दर्शाती हैं कि वो एनिमल अब जो है ह्यूमंस को पकड़ने लगा है। तो NTCA का प्रोटोकॉल या MOF का प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से समिति का गठन करके वो जो कार्रवाई वो पूरी की जा चुकी है। जी थोड़ी सी इसके बारे में बात करें उससे पहले ये बताएं, आपने जिक्र किया केज का, ये जो पिंजरा या केज होता है इसमें क्या प्रक्रिया आप अपनाते हैं जिसमें तेंदुआ उसके अंदर फंस जाता है? ये जो केज है वो मुख्य रूप से आयरन और वुडन का बनाया जाता है और इसके 2 चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर के अंदर एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए एक लाइव बेट बांधा जाता है, उसमें यानी कोई उसका शिकार बांधते हैं ताकि उसे आकर्षित होकर तेंदुआ आए। बिल्कुल, उसमें मुख्य रूप से या तो बकरी या कुत्ते को हम लोग बांधते हैं। और जो उसका सेकंड पार्ट है केज का, उसमें जब एनिमल अंदर जाता है तो एक लीवर सिस्टम होता है, तो जैसे ही वो अंदर जाएगा वो लीवर गिरेगा और उससे उसका गेट बंद हो जाता है। इस केज को लगाते समय काफ़ी सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एनिमल को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, या एनिमल को ट्रैप करना है तो एनिमल जल्दी से हमारे झांसे में आ जाए। तो केज का प्लेसमेंट भी बड़े सोच समझ के किया जाता है कि जो भी उसके रास्ते हैं उस रास्ते के ऊपर लगाते हैं। उसके अंदर जो एनिमल रखते हैं बेट के रूप में वो भी थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं, अदरवाइज़ कोई एनिमल ऐसा रखा जो रात को आवाज़ नहीं करे या उसकी कोई किसी तरह का कोई सेंसेशन नहीं हो तो उससे वो अट्रैक्ट नहीं होगा। साथ ही अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कंफर्म हो जाए, कहीं से कैमरा ट्रैप का फ़ोटो मिल जाए या पगमार्क के थ्रू पता लगे कि वो मेल है या फीमेल है, अगर मेल है तो हम उस केस के पास फीमेल का यूरिन भी ले जाके स्प्रे करते हैं, क्योंकि कैट फैमिली जो है वो अपनी टेरिटरी मार्किंग करने के लिए अपने स्प्रे को यूज़ लेती है, यूरिन स्प्रे करती है। तो अगर मेल है तो फीमेल के यूरिन स्प्रे से अट्रैक्ट होगा और फीमेल है तो मेल के उससे होगी, तो वो भी हम उस केस के पास इस तरह का करते हैं। ओके जी, थोड़ी सी तेंदुओं की बात और करते हैं।
क्या कारण हो रहे हैं जिस वजह से तेंदुओं के एक तो अटैक बढ़ रहे हैं? क्या इसमें एक कारण हम ये भी माने कि हमारा जो एनक्रोचमेंट है, यानी मानव जो है वो जगह जगह पहुंच गया है, और यहाँ पर ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे कि किसी एक मगरे पर किसी को जच गई तो उसने उस मगरे को अपना माना, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है, और अपना घर बसाया, पास में आसपास की खेती चालू की, और वो खुले में भी सोते हैं। और बहुत सारी बार देखा गया कि एरिया जानवरों का नहीं है, वो अपना ही मानते हैं, ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल के लोग। तो क्या ये भी परेशानी है? दूसरा, इस इलाके में अवैध माइनिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कि जो तेंदुए का इलाका था या जो वाइल्ड लाइफ का इलाका है जहाँ उसको शिकार वगैरह मिला करता था, वहाँ माइनिंग हो गई जिस वजह से जंगल ही नहीं रहे, जानवर ही नहीं रहे, इस वजह से भी उसको शिकार नहीं मिल पा रहा। तो ये एनक्रोचमेंट, ह्यूमन एनक्रोचमेंट और माइनिंग, क्या ये दो इश्यूज़ भी हैं जिस वजह से तेंदुए के अटैक बढ़े हैं और उनका एरिया कम हुआ है? निश्चित रूप से दोनों इश्यूज तेंदुए के अटैक के लिए एक कारक हैं। तीसरा इशू और है जिस पे मैं अभी बाद में बात करता हूँ। जहाँ तक आपने एनक्रोचमेंट का कहा, ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो एरिया उनके लिए जंगल के रूप में था, वहाँ जब आदमी पहुँच करके अपना मकान बनाता है तो उसको डिस्टर्बेंस रहता ही है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी मवेशी रखता है या छोटी मोटी खेती करता है, ये एनिमल को अट्रैक्ट करती हैं। इवन जो वहाँ पर पानी है, उस पानी को भी ह्यूमन या उसके कैटल्स शेयर करते हैं। तो इस कारण से ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि अगर एनक्रोचमेंट बढ़ेगा जंगल के अंदर तो इस तरह की घटनाएं होंगी। एक इसके साथ साथ ये भी है कि जब ह्यूमन जंगल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ जो उनका इकोसिस्टम है, जहाँ पे वो कुछ और ऐसी चीज़ें जिनको कार्निवोरा खा करके अपना काम चलाते हैं, उनका नंबर भी डे बाई डे कम होता है। आप देखेंगे कि मेवाड़ के अंदर आपको सांबर और चीतल का नंबर काफ़ी कम मिलता है। चूँकि सांबर चीतल नहीं है तो इसलिए लेपर्ड ने भी अपना फीड में अडेप्टेशन करके कुछ और चेंज किया। तो अभी वर्तमान में खरगोश या तीतर या मोर या रैट्स को खा के अपना काम चलाता है। लेकिन जब ह्यूमन वहाँ जाएगा, एनक्रोचमेंट करेगा, तो इनकी भी निश्चित रूप से इनकी भी कमी आएगी। तो ये समस्या है ही है। सेकंड, जो आप कह रहे हो कि माइनिंग वाला है, तो माइनिंग ज़्यादातर यहाँ पर लीगल माइनिंग है और कुछ लोग इलीगल भी करते हैं। माइनिंग एनिमल को इसलिए अट्रैक्ट करती है कि जहाँ जहाँ माइनिंग होती है वहाँ माइनिंग करने के बाद एक लेपर्ड को छुपने की एक जगह मिल जाती है। और माइनिंग अगर अंडरग्राउंड थोड़ा सा ज़मीन से नीचे है, सतह से, तो पानी भी उसको वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। साथ ही ह्यूमन के साथ कैटल वगैरह जो आते हैं वो भी वहाँ स्टे करते हैं, इसलिए उसको पानी भी मिल जाता है, फीड भी मिल जाता है, और साथ ही उसको छुपने की जगह मिल जाती है। तो जो राजसमंद और इस उदयपुर का एरिया है, यहाँ पर ये समस्या माइनिंग के कारण से भी है, निश्चित रूप से सही है। एक और जो थर्ड जो मैं बता रहा था, उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे जो एक छोटी PMGSY में रोड्स बनी है, इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है। आदमी पहले जंगल में रह रहा था, उसका इम्पैक्ट था। उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि जो सड़कें जो छोटे छोटे गाँवों को जोड़ने के लिए बनी हैं, वो उस हैबिटाट को फ्रेगमेंटेट करती हैं। एक सड़क का बनने का मतलब है कि जैसे हमने, अगर मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, उसके बीच से सड़क निकली, तो हमने 2 हैबिटाट क्रिएट कर दिए। क्योंकि जब सड़क है तो सड़क में लोगों का आवागमन रहेगा। धीरे धीरे लोगों के पास मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ सब आने लगी हैं, और रात्रि में कोई भी गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, जब उस रोड से निकलता है तो जो कि उसके मूवमेंट का सबसे अच्छा समय है, तो उस समय वो लाइटों से वो सारा का सारा भ्रमित होता है, और वो उससे डिस्टेंस उसको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो रोड वाला जो जितने रोड नेटवर्क बने हैं, आप देखेंगे पिछले 10-12 साल से जो ज़्यादा समस्या आई है, और उसमें ये रोड का बनना भी एक मुख्य कारण रहा है। मुकेश जी, थोड़ी सी लेपर्ड की भी बात करें। उनका हैबिटेट जैसा है वो कम हुआ है, उनका शिकार कम हुआ है, साथ साथ उनका एरिया कम हुआ है, उसके साथ साथ रोड और ये साथ में रेल। कुछ आपको ध्यान हो तो देबारी में एक रेलवे ट्रैक के आगे आकर भी एक लेपर्ड, उसकी मृत्यु हो गई थी। सड़कों पर भी होती है। इसके साथ साथ जैसा आपने भी बातचीत में कहा था कि कोई मैन ईटर हो ना हो, लेपर्ड अगर दिख जाता है तो ट्राइबल्स या जो हमारे ग्रामीणी लोग हैं वो कई बार उसको हमला करके मारते हैं या मारना चाहते हैं, और इंजरीज भी उनको होती है। क्या किया जाए कि इन प्राणियों को भी हम बचा सकें? ये भी प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा है। राजस्थान का जो कुल भौगोलिक एरिया है, उस भौगोलिक एरिया का 9.04
परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट एरिया है अभी भी। उसमें से भी अगर हम पूरा ढंग से निकालें, जहाँ पर लेपर्ड या टाइगर का मूवमेंट है, वो लगभग 2 से 3% ही निकलता है। इस 2 से 3% वाले एरिया को भी नहीं बचाया जाना हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मानव को हमेशा विकास का सोचना पड़ता है और वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को सब ढंग से देखता है। उसके साथ साथ उसको जो जंगली जानवर हैं या जो इकोसिस्टम है या जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में जानकारी कम होने के कारण वो उनको अपना दुश्मन मानते हैं या उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए कि हम अगर जीवित हैं तो उसके साथ साथ अन्य जीवों का भी हमारे जीवन में योगदान है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले इस पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। अभी आप हाल ही में देख सकते हैं कि कोरोना का जो वायरस आया, उसमें लोगों में एनवायरनमेंट को बचाने की या ये सोचा कि भाई पेड़ पौधे हैं तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिस तरह से लोगों ने इस त्रासदी को झेला है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम निश्चित रूप से चलाए जाने पड़ेंगे। और ये सभी को हमको मिल कर के सोचना है कि हम जंगल को बचाएंगे, जंगली जानवरों को बचाएंगे, तो ही हमारा जो सर्वाइवल है, ह्यूमन का सर्वाइवल है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। विकास एक बार ज़रूरी है, विकसित होना या हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाना, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को नेचर से छेड़छाड़ कम करना चाहिए। ये बात नीचे तक, ट्राइबल्स तक नहीं जा रही है। आपने जो रेलवे ट्रैक एक्सीडेंट की बात की या रोड एक्सीडेंट की बात की, एनिमल के साथ साथ ह्यूमन एक्सीडेंट में भी मरते हैं। अगर जंगल के बीच में से अगर मान लीजिए कोई रोड जा रहा है या रेलवे ट्रैक जा रहा है, तो वहाँ संभावना एक्सीडेंट की हो जाती है। हाल ही में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी उदयपुर अहमदाबाद जो रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उस पर डेली हमारे को लेपर्ड लगभग साइटिंग हो रहा है या फिर उसके कोई ना कोई एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो निश्चित है कि अगर जंगल के बीच में से सड़कें और रेलवे ट्रैक निकलेंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं रहेंगी। मुकेश जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि किसी लेपर्ड को, तेंदुए को अगर मैन ईटर घोषित करना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। किसी भी एनिमल को मैन ईटर घोषित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने कुछ SOP बना रखी हैं। उस SOP के पीछे जो भावना है वो ये है कि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि जैसे ही कोई लेपर्ड या कोई वन्यजीव गांव के आसपास आता है या लोगों को दिखता है, तो उनकी प्रवृत्ति रहती है कि इसको सीधा मारा जाए या इसको भगाया जाए। वो लेपर्ड मैन ईटर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो जिस एरिया के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे विभाग अलग अलग तरह के एविडेंसेस लेकर के, चाहे वो फोटोग्राफिक एविडेंस हो, चाहे वो उसके पगमार्क से रिलेटेड हो, चाहे उसका कोई हेयर वगैरह लेकर के, और हम उसका DNA वगैरह एनालिसिस कराते हैं। तो पहले कंफर्म करना पड़ता है कि वास्तव में उस क्षेत्र के अंदर कौन सा लेपर्ड इस तरह की घटना कर रहा है, क्योंकि लेपर्ड की संख्या उस एरिया में 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 में से 1 मैन ईटर हो सकता है और बाकी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो इसमें SOP के अंदर ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि वो एनिमल कौन सा है। पिछले 1 महीने से हमारी जो टीम लगी हुई है वो लेपर्ड के पगमार्क को कलेक्ट कर रही हैं, लेपर्ड के मल को कलेक्ट कर रही हैं, और जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ से बाल वगैरह भी कलेक्ट कर रही हैं। साथ ही कैमरा ट्रैप लगा रखे थे केस के साथ साथ, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो कि ये कौन सा लेपर्ड हो सकता है। कुछ हद तक हमने उसमें फाइनलाइज कर लिया है। ये जो कमेटी है, इसके अंदर नेशनल ये NTCA के मेंबर होते हैं, साथ ही हमारे जो CWLW हैं स्टेट के, उनके मेंबर होते हैं। कंसर्निंग DFO उसके चेयरमैन हैं और एक NGO के प्रतिनिधि हैं। तो इस केस के अंदर यहाँ पे NGO के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सतीश शर्मा जी हैं, जिन्होंने काफ़ी यहाँ काम किया है, और NTCA के प्रतिनिधि के रूप में राहुल भटनागर सन हैं, जो कि यहाँ वन्यजीव के विशेषज्ञ भी हैं और वो CCF वाइल्ड लाइफ से रिटायर भी हुए हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों के रूप में वहाँ 2 ग्राम पंचायतें लग रही हैं, तो दोनों ग्राम पंचायतों के सचिव भी उसके मेंबर हैं। उसकी हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, और जो उसमें गाइडलाइन दे रखी है कि भाई आप कैमरा ट्रैप लगाएं, केज लगाएं, प्लस उसको सर्च करने के जो भी कोशिश करें, वो सारी करके वो रिकमेंडेशंस हमने तैयार कर लिए हैं, और वो
CWLW सर को कल भिजवा दी गई है। मुकेश जी, अब जाते जाते संक्षेप में तमाम लिसनर्स से आप क्या कहेंगे, खास तौर पर ऐसा समय जब तेंदुए या मैन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे यहाँ पर कुछ बढ़ने लगा है। मैं सभी से अपील करूंगा कि मानव जो है वो प्रकृति के साथ रहे। उस प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चूहों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। उसका मुख्य कारण है कि हमने जहाँ पे भी सांप मिला उस स्नेक को मार दिया, जबकि वो प्रकृति ने अपना एक खुद का डायनेमिक्स या इस तरह का एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना रखा है कि वो एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए एक के ऊपर एक है, जो फूड चेन में आप देखते भी हैं। गौरैया गायब हो गई हमारी, गौरैया गायब हो गई हमारी। इवन आजकल देखो तो क्रो भी सिटी में मिलना मुश्किल हो गया है। बर्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। उसके कारण फर्टिलाइज़र और ये भी हो सकते हैं। पर मेरा कहना यह है कि मानव को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको प्रकृति को साथ लेके चलना पड़ेगा। उसको जितने भी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़े जीव जंतु हों जिसमें टाइगर है, लेपर्ड है, हाइना है, ये सबका इनका एक प्रकृति में एक अपना रोल है। वो अपना हर रोल अदा कर रहे हैं। चूँकि मुझे आज मौका मिला बताने का, तो मैं किसी बड़े साइंटिस्ट का एक बार लेख पढ़ रहा था। उसके अंदर लिखा था कि अगर मधुमक्खी इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाती है तो मानव के जीवन का अस्तित्व भी 100 साल के आसपास ही है। फूल खत्म होंगे, उनका पोलिनेशन सिस्टम खत्म होता है। आज हम देखते हैं कि जैसे ह्यूमन को अगर अपना रिप्रोडक्शन करना है तो एक मेल फीमेल का एक साथ होना ज़रूरी है। सेम स्थिति प्लांट्स में भी है। तो प्लांट्स में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि एक प्लांट जाकर के और किसी से अपना हाइबरनेशन कर ले, इस तरह का कर ले। प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो उनको कोई ना कोई मीडियम मिले, और उस मीडियम में वो मधुमक्खियाँ भी हो सकती हैं, मक्खियाँ भी हो सकती हैं, आपके बर्ड्स का काफ़ी बड़ा रोल है, तितलियाँ हो सकती हैं। तितलियाँ आप देखते हैं काफ़ी कम हो गई। तो इसलिए ये कि अगर मानव को अपना अस्तित्व बचाना है तो इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुकेश सैनी जी, आपका हृदय से आभार।